तो कंपनी का तरीका या कंपनी का बिजनेस प्लान, प्राइसिंग, वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा। मतलब मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा है, उनसे लर्निंग ली है, उनसे सीखा है कि जिसमें बहुत ही एलीट क्लास, मतलब आप सोच नहीं सकते कि जो सवाल क्रिएट करते हैं, मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, क्या इनको भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ज़रूरत है ना। नासा के साइंटिस्ट, बहुत ही जो एलीट क्लास इंजीनियर्स होते हैं, एमटेक, है ना, और एमटेक बीटेक किए हुए लोग, ऐसे लोगों को मैंने देखा बिजनेस करते हुए। बहुत रेनोन डॉक्टर्स को देखा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जिनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, उनको मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हुए देखा। ये मैं इंटरनेशनल पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही सेट पैटर्न है बिजनेस प्रैक्टिसेस का। उसका बहुत ही मतलब गहरा प्रभाव मतलब मेरे ऊपर पड़ा। और आज भी जब मैं देखता हूँ कि आज इतने सालों के बाद में इस बिजनेस को अगर मैं करना चाहूँ या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं उनको एजुकेट करना चाहूँ, तो एक जिद सी बन जाती है। मतलब अंदर एक जिद पैदा होती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, बट जो हमने सीखा है वो उस जनरेशन को जरूर जाना चाहिए, कि लोगों को पता चले कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है और इसको कैसे करना चाहिए। बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं। मैं स्क्रीन ऑन करूंगा, हो सकता है कहीं पे कुछ लिखने की ज़रूरत पड़े तो मैं लिख के बता सकूं, लेकिन मेरी ज़्यादातर जो टॉक होगी वो आप नोट कर सकते हैं, सुनेंगे ध्यान से तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हम बात करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड फेयर प्रैक्टिसेस इन डायरेक्ट सेलिंग, है ना। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर बिजनेस के अंदर अ, दो चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं। एक कन्वर्जन रेशियो, सेल्स कन्वर्जन रेशियो, और दूसरा एट्रिशन रेट, है ना। और इसके ऊपर कंपनियां बहुत काम करती हैं, मतलब कन्वर्जन और एट्रिशन, कि आपका कंज्यूमर का कन्वर्जन, आपका जो आपका जो कोर बिजनेस का जो कोर सेगमेंट है, जो आपकी बिजनेस की जो रीढ़ है, जहां से बिजनेस आता है सबसे बड़ा, तो जाहिर सी बात है वो कंज्यूमर से ही आता है ना, वो यूजर से आता है। तो उसका कन्वर्जन, उसका रिटेंशन और उसका एट्रिशन, कि कितने लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना बंद करते हैं, या उस कंपनी के साथ में बिजनेस करना बंद करते हैं, या उस कंपनी में जॉब करना बंद करते हैं। हम लोग चूंकि हम लोग चूंकि डायरेक्ट सेलिंग के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में भारत के अंदर ग्लोबल लेवल का एग्जाम्पल कभी लगता था कि हाँ ग्लोबल लेवल पे ऐसा होता होगा, लेकिन इंडिया अपने आप में एक अपवाद है इस चीज़ को लेकर, है ना। इंडिया के अंदर जो एट्रिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और ये एक टेक्निकल टर्म है, बट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, मैं भी जब लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे पलायन किए हुए लोग बहुत मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, और आपको भी मिलते हैं तो आप ना उठाएं, है ना, मैं समझ जाऊंगा। पलायन किए हुए लोग बहुत मिलते हैं। जैसे कंज्यूमर भी मिलेंगे आपको पलायन किए हुए, कि हाँ मैंने फला कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया था, और जब उनसे सवाल पूछें कि क्या अभी भी यूज करते हैं, नहीं अब नहीं यूज करते, है ना। रीजन क्या है? क्या अवेलेबिलिटी नहीं है? तो लोग अपने अलग अलग रीजन बताते हैं। तो चाहे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के यूजर्स हों या उसमें काम करने वाले लोग हों, एट्रिशन रेट बहुत हाई मिलता है इंडिया में। अगर इसका समाधान, मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं, एस्टोनिया बन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत शानदार कि यहाँ पर बहुत, एक तो अनुभवी लोग हैं जिनसे सीखने को मिल रहा है। मतलब किसी का किसी का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा है बिजनेस का, जैसे दीपक सर का इंटरनेशनल एक्सपोजर बिजनेस को लेकर बहुत बढ़िया है। उनका माइंड सेट, उनकी विजडम इस बिजनेस को लेकर एट पार है ना। तो फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को सर बहुत इंडोर्स करते हैं। और शायद मैं पहली नज़र में देखूं, पहली बार जब मेरी सर से बात हुई थी, तो शायद मैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के नाम
उनका थीम उनके प्रोडक्ट से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ होता, बट मुझे सर की बिजनेस करने की कार्यप्रणाली पर, और जो पास्ट में मैंने उनके कई सेमिनार अटेंड किए थे, कई लेक्चर्स अटेंड किए थे, उनका काम करने का जो तरीका देखा था, उनके सक्सेस प्रिंसिपल्स को जो मैं जानता था, उसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो इसमें भी एक लर्निंग है कि लोग किस, आपकी कॉल कैसे कन्वर्ट होगी, आपकी सेल कैसे कन्वर्ट होगी, है ना। तो उसमें आपकी खुद की फेयर प्रैक्टिसेस, आपकी लर्निंग, आपकी विजडम सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड फेयर प्रैक्टिसेस इन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट इसमें सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे जो देखा गया, ग्लोबल लेवल पे सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है पहले नंबर पे प्रोडक्ट फिलॉसफी। ये मैं आपको ग्लोबल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, प्रोडक्ट फिलॉसफी ये पहले नंबर पर आती है। अब जब आप ये वर्ड लिखा देखेंगे या आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपको नजर आएगा अपने आसपास कि ए- क्यों एट्रिशन रेट हाई है, क्यों भारत के अंदर मतलब ऐसा क्या हुआ है इंडिया में पिछले 20-25 सालों में कि लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग से पलायन किया। लोग चाहते हैं पैसा पैदा करना। आप देखो, सच्चाई, दो सच्चाई है। नंबर एक क्या, कि हर इंसान को पैसा चाहिए, लोगों के पास में सफिशिएंट इनकम नहीं है। हर इंसान को अच्छा घर चाहिए, हर इंसान को अच्छी गाड़ी चाहिए, लोगों के पास सपना है, वो उसको पूरा करना चाहते हैं, और उनके अंदर बहुत ही स्ट्रांग बर्निंग डिजायर है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो लोगों का लाइफ स्टाइल जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो रहा है, उससे लोगों को जिंदगी में सपने मिल रहे हैं। जिन्होंने, जो कभी सोचते थे कि मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी, लोगों के पास जिंदगी में सपने नहीं थे। छोटा सा छोटा आदमी, गांव में रहने वाला आदमी भी बड़े सपने देखने लगा है। और ये सब कुछ हुआ है सोशल मीडिया के एक्सपोजर की वजह से। आज बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड एजुकेशनल नहीं है, नॉन एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बिलो है, बट सपने बहुत बड़े हैं, वो बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में। ये आज से 20-25 साल पहले नहीं था, है ना। हम लोग जब बात करते थे तो लोग कहते थे कि सपना क्या होता है, हमें नहीं पता था कि हमारा सपना क्या है, हम क्या लेके जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आज क्या बदला है, आज बदला ये है कि हर आदमी के पास सपना है। हर इंसान को अच्छी सेहत चाहिए, क्योंकि जिस तरह के लोग हॉस्पिटल्स में भीड़ देख रहे हैं, अपने आसपास जैसी कहानियां सुनते हैं बीमारी से संबंधित, तो हर इंसान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी सपना देखता है ना। सबको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लोग छुट्टी चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं। आज कोई एक आदमी किसी ब्लॉगर की रील देखता है, एक, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक कपल है, रिटायरमेंट के बाद में हेल्दी रिटायरमेंट उन्होंने लिया। उन्होंने 25 लाख रुपए लगाकर एक वो फोर्स बैन आती है, वो लेके उसको मॉडिफाई कराया, उसको कैरावेन में कन्वर्ट किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ अपनी पूरी ट्रैवलिंग में बिताएंगे हस्बैंड वाइफ। तो उनका वो चलता फिरता घर है। आप देखो कहाँ से ड्रीम निकल के आ रहे हैं लोगों के, मतलब लोग अब जो रिटायरमेंट के बाद लोग कर रहे हैं, वो रिटायर ड्यूरिंग द जॉब नहीं सोच पाते। तो हर व्यक्ति को फॉरेन ट्रिप चाहिए, लोग घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, तो सपने हैं लोगों के पास में। ये एक सच्चाई है। और ये भी एक सच्चाई है कि ये हर चीज ना तो ट्रेडिशनल जॉब से पूरी होगी, ना ट्रेडिशनल बिजनेस से पूरी होगी। ये भी एक रियलिटी है। ये पूरा किस काम से हो सकता है, कि जब आपके पास में अपने एफर्ट को लीवरेज करने का कोई सिस्टम हो। और अपने एफर्ट को लीवरेज करने का दुनिया में अगर कोई सिस्टम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये भी एक रियलिटी है। बट बावजूद इसके लोग इससे पलायन करते हैं, कन्वर्ट होते हैं, बिजनेस में आते हैं, बट फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्विट कर जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? अगर हमें वो कारण समझ में आ जाए तो हमारा एट्रिशन रेट कम हो सकता है और हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ सकता है। और आई थिंक आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे, अगर हमें वो रीजन समझ में आ जाए। और रोजाना हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में, एक एवन एकेडमी में, जब मैं इस्फाकुर सर को सुनता हूँ और मैं उनके टॉक को बड़ा ध्यान से सुनता हूँ, उनका एक्सपीरियंस भले ही थोड़ा सा बिजनेस में कम हो, बट एक्सपोजर बहुत ग्लोबल है। मतलब एक्सपोजर उनका इतना शानदार है कि जब मैं उनको बात करते सुनता हूँ तो मुझे लगता है एक इस्फाकुर सर अकेले काफी हैं
लोगों को एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक अच्छी फिलोसफी एस्टेब्लिश करने में लोगों के माइंड के अंदर, है ना। और इतना पैशनेटली वो एवन एकेडमी को जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे वो कंटेंट तैयार करते हैं, उनका ब्रेन इसके पीछे काम करता है। आप उनको टॉक, जब आप उनको बात करते सुनते हैं, तो आपको एक्चुअल में पता लगता है कि शायद डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं थी जो हमने पिछले पास्ट के कुछ और कंपनियों में की। तो उसी के बारे में मुझे लगा कि मुझे बात करना बहुत जरूरी है, और इसमें पहले नंबर पे आता है प्रोडक्ट फिलोसफी। बट आगे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम उन चीज़ों पर भी बात करेंगे, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। जब भी जब भी आप लोगों से मिलेंगे ना, तो आपको तुरंत ये बात याद आ जाएगी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और आप सब सहमत होंगे। रियलिटी है ये। इंडिया में हो क्या रहा है पिछले कुछ समय से, एक दशक से मैं ये देख रहा हूँ कि 99% पीपल, या 99% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग, सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, दे आर फोकसिंग ऑन ओनली रिक्रूटमेंट, ओनली रिक्रूटमेंट, कि कैसे भी करके ये बंदा आ जाए। और अगर हमें ये पता लग जाता है, हमारे सेल्स में, हेल्थ इंश्योरेंस में एक बोला जाता है एक वर्ड, COI, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। और आम भाषा में लोग इसको कैसे देखते हैं कि अगर उन्होंने देखा कि कोई सेल्स में बहुत अच्छा है, मतलब सेल्स मैनेजर है, किसी कंपनी में इंश्योरेंस बेचता है, या रिप्रेजेंटेटिव है, FMCG प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, या मेडिकल रेप है, या किसी का मेडिकल स्टोर है, या कोई डॉक्टर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस देखते हैं लोग। तो लोगों को लगता है कि ये कैसे भी करके हम इसको ले आए, है ना, तो अपना काम बन जाएगा। तो बहुत सारा फोकस उसके ऊपर रहता है, रिक्रूटमेंट के ऊपर। हम देखते हैं कि कौन आदमी, कोई पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, ये जिसको बोल देगा कोई मना नहीं करेगा, इसको बिजनेस में लेकर आते हैं। और उनको इंस्पायर और मोटिवेट भी उसी तरीके से करते हैं। अरे सर, आपके हाथ में तो बहुत पावर है, आप तो जिसको बोल दोगे कोई मना नहीं करेगा, है ना। और लोगों को भी लगता हाँ ये तो बिल्कुल सच है, ऐसा तो हम कर सकते हैं, है ना। तो रिक्रूटमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट नॉलेज की लोगों के अंदर कमी देखी जाती है। ये भारत के मतलब इंडिया के अंदर की मैं आपको कमियां बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डेली मिलते हैं लोगों से, रोजाना बात होती है। तो वो आज के समय में कहते हैं ना कि आज आज का जो समय है बिजनेस में, वो लोगों को समझाने का बिजनेस नहीं है, वो लोगों को समझने का बिजनेस है ना। कि ये समझने की कोशिश की जाए कि जिस प्रोस्पेक्ट से हमारी बात हो रही है वो कौन से ग्रह का प्राणी है ना। उनके दिमाग में कहाँ से ये चीजें आई हैं, इसका सोर्स क्या है, इनके पास में ओपिनियंस हैं, इनके पास में एजम्पशंस हैं, या इनके पास में रियल एक्सपीरियंस है, इनके साथ ऐसा क्या घटित हुआ। वो फीडबैक कलेक्ट करने की जब आप कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोगों का रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस रहा। मैं लोगों से सबसे पहला सवाल पूछता हूँ कि जब आपने पास पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कदम रखा, तो क्या आप किसी के इन्फ्लुएंस से आए थे, आपने यूं ही ज्वाइन कर लिया था, या आपने इस बिजनेस को बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था करने का, है ना। तो लोग बताते हैं, और लोग बताते हैं तो समझ में आता है। ज्वाइनिंग पे फोकस रहता है, प्रोडक्ट नॉलेज की कमी होती है, फॉलो अप का, एक बहुत ही प्रोफेशनल फॉलो अप का अभाव देखा जाता है ना। या तो लोग किसी को ज्वाइन करा लेते हैं, या फिर रिश्ता खत्म कर लेते हैं, मतलब लोगों को यहाँ तक फील कराते हैं अपने फॉलोअप के प्रोसेस में। और ये सब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन होता है। कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बात करते हुए, मैंने आज तक इस तरीके से बात नहीं की, कि अगर कोई आदमी कोई नौकरी कर रहा है, तो उसको डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं। या आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतना सब कुछ करके, आज अगर आपकी इतनी सैलरी मिल रही है, तो ये ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक लगता है, कुछ इस तरह की, मतलब एक इमोशनल हर्ट करने की, या मतलब इमोशनली लोगों को इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग का कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं होता। लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं, मतलब प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स नहीं होती बहुत से लोगों के पास में, है ना। और एक ट्रेनिंग सिस्टम का डुप्लीकेशन होता है, उसका अभाव देखा गया। पहली बात तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस में ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं होता, और डुप्लीकेशन उसी चीज का होता है जैसा लोगों के साथ काम किया जाता है। अगर किसी प्रोस्पेक्ट को ऑब्लिगेशन में बिजनेस ज्वाइन कराया गया, तो वो लोग भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम्म। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, तो प्लीज अपना माइक बंद कर लें। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन आपको मिलेंगे कि जिससे यहाँ पर एट्रिशन रेट सबसे ज्यादा है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को अगर आप अप्लाई करते हैं,
तो इस समस्या को हम लोग खत्म कर सकते हैं बहुत तेजी के साथ, और ये हो रहा है। ये पहली बार हमें देखने को मिला। मतलब जो एजुकेशन, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड में हम जब जिनके हम ऑडियो सुना करते थे, जिनके हम बुक पढ़ा करते थे, आज हम जब उन चीज़ों को याद करते हैं तो हमें एस्टोनिया वन के अंदर जिस तरह की प्रैक्टिसेस, जो यहाँ पर में क्या बोलते हैं, जिन रूल और रेगुलेशन का ध्यान रखा गया, जो शब्दों को बदलाव लाने के लिए बोला गया कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे एक बार मुझे फिर से एक्साइटमेंट होता है कि 20-25 साल 30 साल पुरानी मार्केट के अंदर एस्टोनिया वन ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट कर रही है अपनी फेयर प्रैक्टिसेस के माध्यम से। बट यहाँ भी हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं, आपको भी मिलते होंगे। और यहाँ अभी क्योंकि फ्री बिजनेस फ्री है, किसी भी आदमी की एंट्री आसान है, तो यहाँ भी कुछ लोग ऐसे बिजनेस में हमने ऐसे मिले हैं। जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी आईडी लगी हुई है। मेरी तो 2 साल पहले आईडी लग गई थी जब कंपनी शुरू हुई, है ना। मेरा तो मतलब इस टाइप की बात बोलते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो कौन लोग हैं जो अभी भी, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेस कैसे होगा, और वही पलायन का पार्ट बनते हैं। लोग बिजनेस को छोड़ते हैं और एग्जाम्पल सेट करते हैं। बट हमारे आपके जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं, कि हम इसको समझें। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है प्रोडक्ट फिलोसफी। और ये मिसिंग है ज़्यादातर केसेस में। बट इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। ये आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, तब भी ये पहले नंबर पे ही था, है ना। अगर आप लोगों में से किसी ने एम्बे या न्यूट्रीलाइट की स्टोरी सुनी होगी तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। कैसे शुरुआत हुई थी वो स्टोरी मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जिन्होंने नहीं सुनी उनको बड़ा अच्छा मैसेज मिलेगा। 1934 में, 1934 की बात है, सन 1934 की, जब न्यूट्रीलाइट कॉरपोरेशन ने अपना न्यूट्रिशन का बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय तक एम्बे अपने अस्तित्व में नहीं थी, एम्बे को कोई नहीं जानता था। और चूंकि वाइटमिन्स मिनरल्स के ऊपर काम करने वाली, रिसर्च और डेवलप करके एक बहुत ही शानदार सप्लीमेंट डेवलप करने वाली न्यूट्रीलाइट दुनिया की सबसे लीडिंग कंपनी मानी जाती है, जिसने लोगों को वाइटमिन्स मिनरल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाया। और एजुकेशन बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग करते थे। उनका एमएलएम या डायरेक्ट नेट मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे लोग उनके यहाँ पे काम जॉब करते थे, और मतलब सैलरीड जॉब करते थे। कुछ लोग मतलब उनको पैसा मिलता था, और उनका काम था कि लोगों को वाइटमिन्स मिनरल्स के बारे में एजुकेट करना और उन प्रोडक्ट को बेचना। उसी कंपनी में दो दोस्तों ने जॉब ज्वाइन किया, रिच डिवॉर्स और जेवन हैंडल। उन्होंने भी यही काम किया, और कंपनी ने लोगों को फ्री हैंड दे रखा था। उन्होंने बोला कि आप इस बिजनेस को, मतलब आप जितना टर्नओवर बढ़ाएंगे उतना आपका एडिशनल इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिच डिवॉर्स और जेवन हैंडल ने उसमें अपना एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्योंकि फ्री हैंड था। तो उन्होंने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अपने आप को मिलने वाले कमीशन में से कुछ पार्ट लोगों को देने के लिए एक प्लान तैयार किया। और वहां पर पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को उन्होंने डिजाइन किया, और वो चीज़ें करनी शुरू की। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कुछ यूजर्स को, जो लोग सेटिस्फाइड यूजर थे, जिनको प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, उनको बोला कि अगर आप कुछ और कस्टमर्स को हमसे मिलवाते हैं, और कुछ और लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं आपके माध्यम से, तो इससे आपकी कुछ कमाई हो सकती है। और ऐसा करने से वो धीरे धीरे उनका बिजनेस और सेल्स टर्नओवर बढ़ने लगा। हरीश डिवॉस और जेवन हैंडल दोनों दोस्तों ने अपनी सेल को इतना बढ़ा लिया कि एक दिन वो न्यूट्रीलाइट को लीड करने लगे, है ना। मतलब पूरी की पूरी न्यूट्रीलाइट का जितना भी टर्नओवर सेल होती थी, उसमें 90% मार्केट शेयर उनके पर्सनल एफर्ट से आता था, कि उन्होंने उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था। फिर फ्यूचर में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि न्यूट्रीलाइट कंपनी के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसे हर्डल्स चल रहे थे कि धीरे धीरे वो बंद होने के कगार पे आ गई, या उनका टर्नओवर डाउन होने लगा, और उन्होंने अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को थोड़े समय के लिए बंद करने का डिसीजन लिया। बट रिच रिच डिवॉर्स जेवन हैंडल के अंदर एक दूसरी चीज, एक दूसरी कंसर्न पैदा हुआ। और कहते हैं ना कि जहाँ आपदाएं आती हैं, जहाँ डिजास्टर होता है, वहां से या तो लोग पलायन करते हैं, या उसमें से अवसर ढूंढते हैं कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है।
तो रिस्टी बॉस जेवन एंडल ने सोचा कि हमने जो कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी तैयार की है, अगर कल को न्यूट्रीलाइट कंपनी बंद हो गई और ये प्रोडक्ट मिलना बंद हो गया, तो ये हमारी जो कम्युनिटी है, जिनके साथ हमारा रिलेशन बना है, जिनकी इनकम, जिनके परिवार की खुशियां हमारे पे डिपेंडेंट हैं या इसकी इनकम पे डिपेंडेंट हैं, वो एकदम से खत्म होगा तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ से एक दूसरी फिलॉसफी निकल के आई। मैं उसी एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड फिलॉसफी निकल के आती है, मेंटेन ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये दूसरी फिलॉसफी निकल के आई। तब उन्होंने सडनली एक डिसीजन लिया कि इससे पहले कि न्यूट्रलाइट बंद हो या ये सारी चीजें खत्म हो जाएं, और धीरे धीरे डाउन ही हो रहा था वो, तो उन्होंने 1959 सन 1959 में अपने छोटे से गैराज के अंदर शुरुआत की, एम्बे की, एक छोटे से गैराज में, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया या किसी से डेवलप कराया जिसका मतलब जिसका एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया, जो एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे काम आ सकता था। वो लिक्विड प्रोडक्ट था, एलओसी बोलते थे उसको, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। वो सभी काम करता था, वो उनका पहला प्रोडक्ट था, मास्टर प्रोडक्ट। और जो हेल्थ कम्युनिटी, जो लोग उनके साथ थे, उनको उन्होंने रिप्लेस किया उस प्रोडक्ट के माध्यम से, और ऐसे एमबे की शुरुआत हुई। बाद में जब एमबे ने बहुत ग्लोबल लेवल पे अच्छा काम किया, चैलेंजेस उनको भी आए, लोग बिजनेस मॉडल पे विश्वास नहीं करते थे, बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। और जब वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने लगी, बहुत अच्छा काम करने लगी, तो बाद में उन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी, जो खत्म होने के कगार पे थी, उसको टेक ओवर किया, है ना। और इसीलिए आज ये कहा जाता है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी एमबीए में काम किया होगा सुबह से, अगर आपने बहुत डीप स्टडी की है, इन सब चीज़ों को सुना है, जाना है, तो आपको पता होगा कि न्यूट्रीलाइट आज एमबीए का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट सेगमेंट है। ठीक है, वो अलग बात है कि उनके बिजनेस प्लान के अंदर वो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, वो चैलेंजेस आए कि उनके बिजनेस में भी डाउनफॉल आए या उनकी प्रैक्टिसेस डाउन हुई, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को छोड़ा, अपने 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 मतलब ऑर्गेनाइजेशन चेंज किए, कुछ और अपॉर्चुनिटी सोची। वो लोगों का पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ सीखने को वहाँ से मिलती है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड फेयर प्रैक्टिसेस बिजनेस क्या होती है। आज हमारे पास में एस्टोनिया वन में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट के, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट के चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। क्या चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं? कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक सिमिलर प्रोडक्ट बेस पूरी दुनिया में अवेलेबल कराने की कोशिश की। कुछ कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया, बहुत सारी कंट्री अडॉप्ट नहीं कर पाई। आज एस्टोनिया वन में हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा क्लेम करते हैं, प्रोडक्ट का क्लेम अलग है, बट कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस जो एस्टोनिया वन कर रही है, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस का मतलब क्या हुआ? कि कंज्यूमर क्या चाहता है, हमारा यूजर क्या चाहता है, जो हमारी किसी भी बिजनेस का बैकबोन होते हैं, कस्टमर, ग्राहक। अच्छा, वो ग्राहक हम भी हो सकते हैं, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी, और जो बिजनेस में नहीं है वो भी। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि पहले प्रोडक्ट फिलॉसफी के ऊपर काम किया जाए, प्रोडक्ट की नॉलेज ली जाए, अपने पास में एक अच्छा सा प्रोडक्ट स्टॉक बनाया जाए। हमारे पास में प्रोडक्ट होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग वही खरीदते हैं जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं। और कंज्यूमर क्या चाहता है? कम पैसे में बेहतरीन क्वालिटी की, परफॉर्मेंस और क्वालिटी तो चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। बस प्राइस होना चाहिए अफोर्डेबल, हमारे बजट में होना चाहिए। ये कंज्यूमर की सोच है। और अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर की सोच से मैच नहीं करेगा, तो आप अपनी टैक्टिक्स लगा के, अपना इन्फ्लुएंस अप्लाई करके, आप अपने सारे साम दाम दंड भेद लगा के एक बार तो किसी को कंज्यूमर बना सकते हैं। आप उसको रिपीट बायर, रिपीट यूजर नहीं बना सकते। और यहाँ पे रोल स्टार्ट होता है प्रोडक्ट की नॉलेज का, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग का, प्रोडक्ट के होने का। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि प्रोडक्ट नहीं होता है पास में, प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो मेरा सबको रिकमेंडेशन है कि इस फिलॉसफी को समझा जाए, और हर व्यक्ति को करना ये चाहिए कि कम से कम छोटे से आप शुरुआत करो। अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल चैलेंज है, और अगर आपके पास में फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं है, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस लीजिए, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन फाइनेंशियल चैलेंज लेते हैं। लोग लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की लिमिट कराकर एक शोरूम खोलते हैं, और उनको बिल्कुल ये पता नहीं होता कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। कितने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं बिजनेसमैन।
और हमारे पास तो बहुत छोटा सा रिस्क है। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की पर्सनल एक रिटेल प्रैक्टिस लोगों को डेवलप करनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए, और आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस बनाना चाहिए हर व्यक्ति को सबसे पहले। ठीक है। और वही आपका कंज्यूमर बेस, वही आपका कंज्यूमर नेटवर्क, उनके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना, हेल्दी ट्रस्ट डेवलप करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता है तो हमारी बताई गई चीजों में और उसकी परफॉर्मेंस में जब वो देखता है कि जो हमें बताया गया सेम वैसे ही रिजल्ट, जब आप ईमानदारी से सच बोल के बात करते हैं तो लोग पहले आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं। तो एक हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होता है आपका कंज्यूमर के बीच में। ठीक है ना। फिर उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर में, अपने एसोसिएट बिजनेस पार्टनर में, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज इसमें आती है फिर, तीसरा पार्ट है फिलोसफी का, एथिकल प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, है ना। ये इसकी भी कमी देखी गई। अगर आपको एथिकल प्रोस्पेक्टिंग करना आता है तो आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। आपकी आपका जो बिजनेस में कहते हैं ना, रिक्रूटमेंट आप कर रहे हो, आपके बिजनेस को छोड़ के बहुत कम लोग जाएंगे, प्रोडक्टिविटी लोगों की बहुत बढ़ेगी। तो इसके बारे में कल मैं बात करूंगा कि एथिकल प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स और इसका सीधा सीधा संबंध हमारे 4 बिजनेस प्रैक्टिसेस से है, 4 बेसिक्स, है ना। और 4 बेसिक्स में भी इम्पोर्टेंट क्या है, कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।